मुस्तफ़ा कमाल को अब क्यों याद आया? अगर वो बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी या एमकेएम का एक जिम्मेदार कारकुन रहनुमा के तौर पर अगर वो ये सब कुछ कह रहे हैं तो और भी कत्ल हुए हैं। अजीम अहमद तारिक को किसने मारा, फाइन कमांडो को किन हालात में मारा गया, वो तो जेल में था। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। आज तक गिरफ्तारी उस तरह के से जिसको मुस्तफ़ा कमाल ठहरा रहे हैं यानी कि बानी एमक्यूएम को, उनकी तो नजर नहीं आई, ना उनको कभी कस्टडी में रखा। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। आपके तहकीकाती इदारे जो 1947 से जो उनकी कारकर्दगी है, आप उनकी बात मानेंगे या उस सिस्टम की बात मानेंगे जो 97% लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। एक और बात कुछ उड़ती पुड़ती आई थी इमरान फारूक साहब के हवाले से कि जनरल मुशर्रफ साहब उन्होंने एमक्यूएम में अपनी जगह बनाने के लिए शायद उनमें से एक आइडिया ये भी था कि शायद अल्ताफ हुसैन को वो रिप्लेस कर सकें। ये बातें हुई। क्या दोबारा एमक्यूएम लंदन से राब्ते शुरू हो गए? देखें, अपनी वैल्यू को इंटैक्ट रखने के लिए एक तरीका ये तो होता है। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई मकसद ना हो। कहकशां हैदर जो है यूएस में बड़े मशहूर शख्सियात के कत्ल वगैरह जो है वो प्लान कर रही थी। इस लड़की को जो सजा हुई है वो क्राइम एग्जीक्यूट ना करने पे हुई है, नाकामी पे हुई है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने कर दिया क्राइम। एमक्यूएम पाकिस्तान के आज भी ताने बाने एमक्यूएम लंदन से मिलते हैं। किसी भी बड़े वाक़े में जब मीडिया गेज उसको हासिल होता है तो हर शख्स उसके अंदर एंट्री डालने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि ये भी हो। अस्सलाम वालेकुम, एमएम न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। आप सबको नया साल मुबारक हो। और बात करते हैं कुछ सियासी बातों की जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। लेके चलते हैं 2010 16 सितंबर की एक शाम लंदन में, जो कि ठंडी भी थी। वहां हुआ एक ऐसे डॉक्टर का कत्ल जो कि सिर्फ कत्ल नहीं रहा बल्कि एक ऐसा राज पाकिस्तानी सियासत के लिए हमेशा के लिए दफन हो गया, जिसके सवालात और गूंज आज भी कराची से लेकर लंदन तक हमें सुनाई दे रही है। अब एक और तब्दीली और 15 सालों की बात को फॉरवर्ड करते हैं और आगे पहुंचते हैं। इसी हफ्ते की बात कर लेते हैं कि जो हमारे वजीर सेहत हैं, जिनकी दिमागी सेहत पर भी लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं, एक ऐसी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर सवाल जो उन्होंने उठाए थे वो कहीं शायद खलबली तो मचा गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके लबो लहजे और उनकी की हुई बातें और उनके हाफिजे के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। कुछ सवाल हमारे लिए भी बहुत ही जानना जरूरी हो गया है और हमारे नाजरीन के लिए भी वो सवाल हम उठाएंगे। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज नुसरत अमीन साहब स्टूडियो में। थैंक यू सो मच नुसरत साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने ये केसेस जो है खुद ही बराह रास्त देखे भी हैं और माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है। तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है, अंदर की बातें हो या एक न्यूट्रल तज्जिया हो। काफी लोग जो हैं वो पुराने साथियों को भी जो गैर फाल अब नजर आते हैं उनसे बातें कर रहे हैं। तो इतनी सारी गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है मुस्तफ़ा कमाल को अब क्यों याद आया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिनको बहुत ज्यादा पता होता है जो आप कह रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनको ज्यादा पता होता ये आपकी राय हो सकती है है और यकीनन मुझसे बेहतर चॉइस हो सकती थी किसी और की। हो सकता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकता। बाद लोगों को बहुत कुछ पता होता है लेकिन बताने में थोड़ी सी वो एहतियात करते हैं। तो देखें, मुझे सबसे पहली बात जो जहन में आई मेरे मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो उनकी शख्सियत के हवाले से आई। उनको मैं काफ़ी अरसे से, वैसे ही ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं और वो एक पॉलिटिशियन है और उनका एक लंबा करियर है। 90 अजीज़ाबाद से लेकर फिर मेयरशिप और फिर मुल्क से बाहर उनका जो जितना भी अरसा था एग्जाइल में या जो भी था, फिर उनकी पुरस्कार वापसी। देखिए, उनका जाना इतना पुरस्कार नहीं था जितना उनका आना पुरस्कार है। फिर यहाँ पर आके वो बहादुराबाद और पीआईबी वाला मसला, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की एंट्री। और तो एक और बात मुस्तफ़ा कमाल साहब
के हवाले से खास तौर पे इनके मूड स्विंग्स की एक हिस्ट्री है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में जो चल देखिए, रही है मेंटल बातें, हेल्थ इज अ बिट लोडेड वर्ड। राइट, आपने बहुत भारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। हाँ, मैं इसको इस तरह जरूर कहूंगा कि जो वजारत इनके पास है सेहत की, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस वजारत को अपने हक में कभी इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो उन्होंने, मेरे ख्याल है कि उन्होंने कौम की डेवलपमेंट, कौम के लिए उसको, उसके सारे रिसोर्सेज Sacrifice को कर इस्तेमाल दिया। करने की कोशिश की है, अपने ऊपर नहीं की। तो लेकिन उससे ज़्यादा क्लैरिटी, उससे ज़्यादा क्लियर बात ये हो सकती है कि बहुत सारी इंटरेक्शंस वीडियोस पे शायद आज भी मौजूद हों, 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, उनके मुल्क से बाहर जाने से पहले वाली, जिसमें अचानक ये अपना टेम्परामेंट लूज कर देते थे। सही, अचानक इनके ऊपर एक ख़ास कैफियत तारी होती थी और इनको नहीं पता होता था कि ये क्या कह रहे हैं। और मैं डिटेल नहीं बता सकता कि एक बार इन्होंने एक पाकिस्तान के उर्दू टेलीविज़न पे इसी तरीके से बिहेव किया, तो किसी ने इनको कहा कि क्या किया तुमने, तो फ़ौरन इन्होंने कहा कि हाँ मैं माजरत चाहता हूँ, गलत हो गया। तो रियलाइजेशन भी है। तो ऐसे आदमी के अंदर मेरा हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसा आदमी है, वैसे जो हालात हैं हमारे, हमारा जो मिजाज बन गया कौमी। सही, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक हिस्ट्री एक तो ये, तो हो सकता है कि आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट माइंडसेट, इनको अचानक कुछ कोई सो यू आर गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। आई मीन हमें तो फील हो रहा है कि भाई इतनी बातें आ गई हैं। अब दूसरी बात, हाँ, कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, खास तौर पे सिंध, और खास तौर पे सिंध का शहर कराची, दारुल हुकूमत। अब जो बड़ा जरूरी हो गया ये कहना ना कि कराची सिंध का शहर है, तो वो था भी पहले, हाँ, लेकिन अब सिंध जरूरी का- हो गया बोलना। अब आप कराची को अलग नहीं बोल सकते, ये कराची या क्या के चुप नहीं हो सकते, अब आप कराची कौमा सिंध लगाना पड़ता है। ये भी एक है, तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, अच्छा, बस इसमें एक जो बात है कि पाकिस्तान, सिंध और सिंध में शहर कराची में जो वाकयात होते हैं, अब हर एक को ये सोचना पड़ता है कि यार ये क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो कह रहा है इसके पीछे क्या कहानी है, इससे किसी ने कहलवाया है, या ये अपनी मर्जी से कह रहा है, या ये दबाव में कह रहा है, या क्या मामला है। तो ये हर एक सोच रहा था। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो पहलू अलग जो मैंने अर्ज किया आपसे, इनके मूड स्विंग्स का, सही, इनके टेम्परामेंट का जो मामला है, और दूसरा जो पहलू हो सकता है वो ये है कि इन्होंने अपनी मर्जी से कहा, तो अब क्यों कहा, बकौल आपका सवाल आखिरी जुमला यही था ना कि अब क्यों कहा, तो अब क्यों कहा भी ये बड़ा अहम सवाल होता है। और अगर क्रिमिनोलॉजी को अगर आप स्टडी करें, ट्रायल कोर्ट्स में खास तौर पे, इस बात की बड़ी अहमियत होती है कि ठीक है, बात तो ये सही है, लेकिन ये 10 साल बाद क्यों बताई जा रही है, 10 साल बाद क्यों सामने आई, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बड़ी लॉजिकल है। जज को या ज्यूरिस्ट को या एक किसी भी जिम्मेदार शहरी को ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि ये बात 10 साल तक छुपाई क्यों गई है, उन 10 सालों के दौरान क्या क्या बेनिफिट किस किस को मिले। सही है, ठीक है जी। आपने उन जिक्र किया उन सालों का, तो हम नाजरीन को हमारे ये भी पता चले कि बरसों उस वक्त, सालों से, बरसों, साले की प्लूरल लगती है मुझे। तो जी, उस सूरत में आप ये भी बता दीजिए कि मुस्तफा कमाल उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि पीएसपी का जो कयाम आया वो तो 2016 में आया, हम बात करें 2010 की। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब को अगर डॉक्टर इमरान फारूक साहब के कत्ल के बारे में कुछ कहना था, अगर वो बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी या एमकेएम का एक जिम्मेदार कारकुन और महाजिर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के एक मुखलिस रहनुमा के तौर पर अगर वो ये सब कुछ कह रहे हैं, तो और भी कत्ल हुए हैं इनकी पार्टी के हवाले से, उसके बारे में इनको क्यों नहीं तशवीश है। अजीम अहमद तारिक को किसने मारा, इसमें इनको तशवीश क्यों नहीं है। फ़हीम कमांडो को किन हालात में मारा गया, वो तो जेल में था, ना, जेल से निकाल के क्यों मारा गया, इनको फिक्र हुई कभी। ठीक है, हो सकता है कि उसने क्राइम किया हो, कहा तो जाता है कि बड़ी बड़ी वारदातें की उसने, पुलिस ऑफिसर्स को मारा, लेकिन जेल में था ना, वो पकड़ा गया था, उसको चढ़ा देते आप, उसको जेल से निकाल के मारा। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से कोई फिक्र का इजहार नहीं सुना, और छोटे छोटे जुमलेबाजियां सुनी है, छोटे छोटे बयानात, लेकिन उसकी भी फिक्र होनी चाहिए इनको। दूसरे रज़ाक साहब का कत्ल हुआ था, तारिक साहब का कत्ल हुआ था। अच्छा, इस तरह से तो बड़ी हिस्ट्री रही है, बट
कमिंग बैक टू सारी ये जो सूरत हाल है, क्योंकि देखें 2010 तक तो मुस्तफा कमाल खुद एक पार्टी रुकन थे और हम कहेंगे कि अपने जो पार्टी के बानी हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, हर तरह की प्रोटेक्शन उनके पास थी, वो उनकी एक आवाज में लबैक कहते थे। लेकिन ये टोन तो हमने देखा कि 2016 और उससे पहले बनने वाली एक कहते हैं ना कि जो पूरे मामला थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जिसकी सूरत में पीएसपी यानी कि पाक सरजमीन पार्टी वजूद में आई, और वो नफरत वहीं से स्टार्ट होती है जब वो अपने बानी के खिलाफ बोलने लगे। तो वो चपकलिश क्या थी, उससे पहले मामलात में उनका क्या रद्द अमल होता था, जरा उस हवाले से हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके जाइए, क्योंकि आपने ये केस खुद भी फॉलो किया है रिपोर्टिंग टाइम्स मैंने भी किया है, बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से किया होगा। क्योंकि आप अभी मुझसे सवाल कर रही हैं, तो मैं अगर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं तो देखें, एमक्यूएम एक ऐसी सियासी जमात है जो 1992 से ऑफ एंड ऑन जेर अताब रही है। और जेर अताब रहने की वजह से भी देखें, स्प्लिट्स तो हर पार्टी में होते हैं, अख्तलाफात होते हैं, और अगर वो बढ़ जाएं तो जाहिर है कि वो सामने आ जाते हैं, मंजर आम पे आ जाते हैं। बहुत सी पार्टीज़ के नहीं आते, हर पार्टी में अख्तलाफात होते हैं स्प्लिट होने की हद तक, लेकिन कहीं कहीं वो मामला निबट जाता है। एमक्यूएम में ये मामला इसलिए सामने आ गया क्योंकि इसके ऊपर अताब भी आ गया। पहले तो स्प्लिट, इख्तलाफात, मतलब सीक्रेट स्प्लिट और इख्तलाफात, लेकिन उसके बाद जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर कुछ लोगों की बेजारी बानी से, बानी के तर्ज बयां से, तर्ज सियासत से, तर्ज मुंतज़मियत से, जिस तरह वो पार्टी चला रहे थे, तो सामने आ गया कि ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, काफ़ी चीज़ें। और फिर अजीम अहमद तारिक साहब ने एक अपना फैक्शन बनाया, फिर आफाक अहमद साहब ने अपना फैक्शन बनाया। फिर जब ये सब कुछ हो गया, फिर हमने जब साफाई शुरू की तो पता चला ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा था। हकीकी को बहुत पहले से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी, 92 के ऑपरेशन से पहले भी। अच्छा। मेजर कलीमुद्दीन का जो वाकया था वो 91 का है, 92 ऑपरेशन तो 92 में हुआ है, तो फिर 91 में ये कैसे हो गया कि एफआईयू की टीम घूम रही है वहां पे और उसको। तो आपके पास क्या इत्तलात है, सॉरी आपको यहाँ पे कट करूंगी, कि 2016 में तो हमने मंजर आम पे पीएसपी को देखा, तो क्या पहले बातें शुरू हो चुकी थी क्या? देखें, जाहिर है कि अगर कोई स्प्लिट सामने आ जाता है, पब्लिक हो जाता है, तो इसका मतलब है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा। अचानक तो नहीं हो सकता कि मेरे आपके इख्तलाफा शुरू हुए और अचानक लोगों के सामने आ गए। ये तो एक कहानी पहले से चल रही होती है, कोई भी वाकया अचानक तो नहीं होता, उसका एक पूरा प्रोसेस है सारा। इसमें शेर शायरी भी हुई है बड़ी। अच्छा पूरा प्रोसेस है इसका। अच्छा, थोड़ा सा सवाल जो है मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेके जाते हैं, और फिर हम आपसे भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हमारी जो जेंजी भी इसको देख रही है उसको तो पता ही नहीं है कि ये मामलात हैं क्या, इमरान फारूक वॉज क्या कैरेक्टर थे, वो क्या थे पार्टी की, उनकी क्या हैसियत थी, प्लस जब उनका मर्डर हुआ उसके बाद जो पूरी एक क्या कहते हैं लीगैलिटीज हमने देखी, मुकदमा चला ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि जो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन आती है वो आती है लंदन पुलिस की, वहां पे एक केस रजिस्टर होता है। वो मामलात क्या थे जिसमें बताया गया कि भाई आपसे मेरी बात होती रही है, हम भी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहे हैं, आज तक गिरफ्तारी उस तरह के से जिसको मुस्तफा कमाल ठहरा रहे हैं यानी कि बानी एमक्यूएम को, उनकी तो नजर नहीं आई, ना उनको कभी कस्टडी में रखा, तो आप क्या कहेंगे सवाल? देखें, ये जो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जो ट्रायल सिस्टम है सारा, तो कानूनी हवालों से इस बात की बड़ी अहमियत होती है कि क्राइम किस जगह हुआ है, किस मकाम पे हुआ है। तो द प्लेस ऑफ क्राइम इज लंदन, ठीक है जी। लंदन में एक क्राइम हुआ है, लेकिन एक्टिविटी सारी गिरफ्तारी की, इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान में हो रही थी जोर शोर से, जबकि उनसे कहीं ज्यादा हाई लेवल की, फोरेंसिक लेवल पे खामोशी से इन्वेस्टिगेशन इंग्लैंड में हो रही थी, मेट पुलिस कर रही थी, स्कॉटलैंड यार्ड। और उन्होंने अपनी, आपको पता है उनका 90+ है कन्विक्शन रेट। जी जी, यानी वो उसी वक्त अरेस्ट करते हैं जब उन्हें पता हो कि इसके ठोस सबूत होते हैं उनके पास। बड़ी बड़े शहरों, बड़े बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे ही है, 97%, 96%, 90%। तो इंग्लैंड का, खासतौर पर लंदन का, आई गेस के 93-94% या से ज्यादा है। तो उनके लिए इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के अक्यूज्ड को या मुश्तबा लोगों को या मुजरिम को पकड़ लेना या फाड़ लेना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था,
ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन जितना भी मालूमात हमें है वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की, तो आप एक देखेंगे एक गैप है, यानी इस वाक़े का अल्ताफ हुसैन के इन्वॉल्वमेंट से एक गैप है, वो कनेक्शन नहीं मिला उन्हें। अच्छा, ठीक है, तो आपके तहकीकाती इदारे जो 1947 से जो उनकी कारकर्दगी है, आप उनकी बात मानेंगे या उस सिस्टम की बात मानेंगे जो 97% लोगों को, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देती है? तो हमारे लिए तो वही रिलायबल है। तो उस हिसाब से तो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर कोई चार्ज कभी बना नहीं है। हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई हो, टेस्टिमनी हुई हो, लेकिन कुछ चंद घंटों के सिवा वो इस केस के हवाले से कभी परेशानी में पड़े नहीं है बानी एम के। अच्छा, हमने मेट लंदन पुलिस की बात की। जून 2020 में जो हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद की, उन्होंने भी जो है कन्विक्ट किए 3 लोगों के नाम मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। मोहसिन अली, सैयद मुअज्जम, खालिद शमीम, जो कि ना सिर्फ मर्डर बल्कि पूरा कॉन्स्पिरेसी के हवाले से उन्होंने उनको कन्विक्ट किया था। और इसके अलावा उन्होंने एमकेएम फाउंडर यानी कि अल्ताफ हुसैन के अरेस्ट वारंट भी इशू किए थे और उनको एब्सकॉन्डर जो है उनकी टर्म जो लीगैलिटी होती है कि वो इस मुल्क में नहीं थे, तो इसलिए उनको एब्सकॉन्डर में लिखा। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड ने ना कभी उनको चार्ज किया, ना कभी उन्हें डिटेन किया, शामिल तफ्तीश किया है हाँ, एक से ज्यादा केसेस में, हाँ, लेकिन कभी सब्जेक्ट टू अरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, ऑफिशियली कभी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। सही। तो ये जो तजाद है, यानी कि हम ज्यादा एफिशिएंट होके इस पे काम कर रहे थे कि हमने, या हमारा ये पॉलिटिकल बाज़ मामलात में तो मुझे कभी कभी लगता है हम ज्यादा एफिशिएंट है। आज का जजमेंट देखा आपने साफियों को जो उम्र कैद की सजा, जी जी, तो कुछ मामले तो हम एफिशिएंट हैं बहरहाल, लेकिन ये कि देखें अब तौहीन अदालत के केस में मैं ना फंस जाऊं। नहीं, आप बिल्कुल ना फंसे। लेकिन मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, और रिपोर्टिंग के साथ साथ हम इन चीजों को पढ़ते भी थे, हमें पढ़ाया जाता था, हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिले। हम नालायक थे, एक अलग बात है, लेकिन हमें उस्ताद बहुत अच्छे शुक्र है आपने इमरान खान की तरह नहीं कहा कि हमें उस्ताद भी अच्छे नहीं मिले। नहीं उस्ताद अच्छे मिले, कभी नहीं भी मिलते, कभी बस हुकूमत अच्छी नहीं मिल रही। तो देखें, मैंने जितना इस चीज को स्टडी किया है और काम के दरमियान वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस से जो समझा है, उसमें पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की जो कारकर्दगी है वो जीरो है। मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो मैं उससे बच जाऊंगा या मुझे सजा होगी, ये मेरी हैसियत पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान, ये तो एक ओवरऑल, ठीक है। आप देखें बड़े बड़े मशहूर लोग, पॉलिटिशियंस जब अरेस्ट होते हैं तो आती तो हैं खबरें कि जी बड़ी बुरी हालात में उनके साथ ही हो रहा है, लेकिन जाके देखें तो उनको 2-2, 3-3 कमरे में ले हुए होते हैं उनको। और यहाँ पर डिग्री के ऊपर है कि जी आपके पास डिग्री कौन सी है, तो आपको B क्लास या A क्लास मिलेगी। तो उस A क्लास वाले को देख लें, जाके कराची जेल में जाके देख लें बेचारा किन हालात में रह रहा है वो। तो एक डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। तो जहाँ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, कैदी टू कैदी, यानी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या जो कॉन्विक्ट्स हैं, जेल्ड कॉन्विक्ट्स, उनकी हैसियतों की वजह से उनके जेल के हालात में फर्क है। तो फिर जहां ये जस्टिस नहीं हो सकता, वहां प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ जस्टिस होगा? आप जाके तो देखें। अगर अब मेरे वकील दोस्त नाराज हो जाएंगे, अगर किसी लॉयर से आपका झगड़ा हो गया और उसने FIR कटा दी, तो आपको अदालत तक पहुंचते पहुंचते वकीलों के 12-14 थप्पड़ पड़ चुके होंगे। ये आजकल रजब भट्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो और मतलब तमाम बैक टू अगेन, हम जो जिस वाकये के बारे में बात कर रहे हैं, आप वाकई बहुत सारी बातों को इधर उधर लेके जा रहे हैं, मुझे बात टालने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन कोई बात छुपा भी रहे हैं। हम दोबारा आपकी तवज्जो लेकर आएंगे, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेंगे, उसमें सबसे पहले तो आप मुझे ये भी बताइए कि देखें, आजकल एक और बातें बहुत चल रही हैं। इस पूरे हफ्ते में हमने सिर्फ देखा मुस्तफा कमाल की वही वाली बातें कि हमारा एक कॉन्स्पिरेसी वाला जो माइंड है वो फौरन चलने लग जाता है। क्या इनसे ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है? क्या इनका अपना टेन्योर, जो कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे जिनको लाया गया, वो खत्म होने वाला है? तो उस कहते ना कि बड़ा इताब में आ गए, आपके ये जुमले इस्तेमाल करती हूँ, तो क्या इस तरह की कोई बातें चल रही हैं खबरें अंदर? जो ये सारा जो सिलसिला रहा, बैकग्राउंड देखें ना, PIB, MQM PIB, MQM बहादुराबाद और PSP, ये सारे जो स्प्लिट का जो कॉन्सिक्वेंस थे, जो फैक्शंस, तो
फिर उनको जोड़ना, दोबारा जोड़ने की कोशिश करना। देखिए कोई भी हो, वो फैक्टर्स कोई भी हो जो इनको अलग करते हैं या जोड़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मेरा इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो, वो कुल्ली तौर पे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और जुज़वी तौर पे भी हो सकते हैं और हो सकता है ना हो, तो हर चीज़ में तो नहीं कर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। जब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब बोल रहे थे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बात वही कर रहे हो जो उनके दिमाग में पैदा हुई हो। सही। हो सकता है कि अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ बातें हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि आपको असल जो खबर है जिसके बाद ये पूरा एक वाकया जो इस वक्त सामने आया है, वो है शुमाइला इमरान फारूक, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है कैंसर की वजह से। और जैसे ही उनकी जुज़्द खाकी पाकिस्तान आया, उनके बच्चे आए, तो कहा यह जा रहा है, बातें हैं MQM लंदन की तरफ से, उनके तमाम तर इंतजामात उनके बच्चों को और उनके हवाले से और उनके जो भी तदफीन के मराहिल थे वो सब कहा गया कि अब हैदराबाद वालों को कि आप जो हैं इन सब चीजों को संभालें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फील ये आ रहा है कि या तो मुस्तफ़ा कमाल को इन तमाम मामलात से दूर रखा गया, ठीक है, इमरान फारूक का जो एहलिया थी उनकी तदफीन से उनका कोई लेना देना नहीं था, और शायद हो सकता है वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के आज भी ताने बाने MQM लंदन से मिलते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो खदशात रहे कि कुछ अगर कुल्ली तौर पे नहीं तो जुज़वी तौर पे कुछ ना कुछ हो सकता है, कनेक्शंस हो, हर वक्त रहता हो, लेकिन जाहिर है कि स्प्लिट बड़ी वाज़ेह है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो बिट्रेयल है वो दुनिया के सामने बहुत से लोगों का जो उनके साथी थे पहले। लेकिन देखें, ये जो इमरान फारूक साहब की अहलिया की जो डेथ है वो एक फैक्टर है इसके अंदर, जिसकी वजह से वो सिनेरियो बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से आप डिस्कस कर रही हैं मामला। तो किसी भी बड़े वाक़े में जब उसकी एक हाइप क्रिएट हुई होती है, जब मीडिया गेज उसको हासिल होता है, तो हर शख्स उसके अंदर एंट्री डालने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि ये भी हो। दूसरे के एक और बात आप जब सवाल करनी थी तो मेरे जहन में आया कि ये भी कहा गया कि उनके इंतकाल में और उनकी क्या पाकिस्तान भिजवाने में, उनकी मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के नाम पर भी बड़े फंड इकट्ठे किए। देखें, ये बरतानिया में मुमकिन नहीं है। बरतानिया में अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और आपकी जेब में आपकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। इस हवाले से MQM के फंड जो MQM यानी MQM लंदन के ग्रुप, एक तो है इतने सारे समझ में नहीं आता किसकी बात हो रही है, उनके फंड्स के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो वो बरतानवी अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर मामलात को डील करती रही हैं। तो सबके सामने मैं नहीं समझता कि कोई करना भी चाहे तो वो कोई गड़बड़ कर सकता है वहाँ पर, इस तरीके से लोगों से पैसे मांग कर। अगर वो किसी राइटफुल अपने जज्बात या इरादों के तहत कोई फंड ले भी लेता है वेलफेयर के लिए किसी के लिए, तो उसके लिए हिसाब किताब का बड़ा सिस्टम क्लियर है वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी सवाल आप अपनी तरफ से नहीं कर रही थी, यहाँ पर भी कोई कहीं से आपसे नहीं, यहाँ से मुझे कोई डिक्टेशन नहीं आया। यहाँ मेरे सारे सवाल हैं, कुछ हमारे जो है नाजरीन हैं वो, कुछ हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी सवाल पूछते हैं। बाकी आपने अभी जैसे कहा, लेकिन अभी आपको ये भी याद होगा कि अभी चंद माह पहले हमने कहकशां हैदर जो है US में, यानी कि उनका ताल्लुक बताया जाता है कि वो MQM लंदन से थी और वहां पर वो इसी तरीके की फंडिंग कर रही थी ताकि पाकिस्तान में, कराची में जो है कॉन्स्पिरेसी कर सकें और बड़े मशहूर शख्सियात के कत्ल वगैरह जो है वो प्लान कर रही थी। तो ये तो हुआ है कि जिनको सजा हुई है, जिनको सजा हुई है। अच्छा, उनको किस मामले में सजा हुई है, आप जरा रोशनी डालेंगे? नहीं, ये आप ही मुझे बताएंगे। मैं आई एम नॉट जब उस लड़की को जब सजा हुई है, उन खातून को जब सजा हुई है, तो मैंने बड़े बड़े सीरियस जर्नलिस्ट को भी देखा कि दहशतगर्दी करने पर सजा हुई है। दहशतगर्दी पे नहीं, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट बार-बार आज तक लोग ये समझते हैं, अक्सरियत में, सबकी बात नहीं कर रहा, कि यूसुफ रजा गिलानी की जो प्रीमियरशिप खत्म हुई थी वो स्विस अथॉरिटी को लेटर ना लिखने पे हुई थी। अब जजमेंट पड़ा, ऐसा नहीं था। सर आप पता नहीं कहाँ चले गए, वापस आए दोबारा MQM लंदन पर। इस लड़की को जो सजा हुई है वो क्राइम
एग्जीक्यूट ना करने पे हुई है, नाकामी पे हुई है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने कर दिया क्राइम। जो उसने आगे बाद में जी। एक्सेप्ट कन्फेस करा। जी, कि एक दहशतगर्दी का प्लान था और इसके लिए उसने पैसे वैसे दिए, फैसिलिटेट किया कराची में लोगों को, और कराची में जो मुजरिम थे जिनको इस काम पे लगाया गया था उन्होंने वो क्राइम किया ही नहीं और इनको बेवकूफ बना दिया कि हमने कर लिया। तो उन्होंने जब कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि जी मैं इस वाले क्राइम में इन्वॉल्व थी और बाद में वो गलत निकला, तो वहां की जो FBI है उन्होंने उनको प्रोसिक्यूट किया इस बात पर कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला। देखें उस सोसाइटी की आप यानी आप शफाफियत और उनकी महज़िब होने के सतह देखें आप कि उन्होंने इस बात पे उसको प्रोसिक्यूट किया कि तुमने मुझसे तो झूठ आप क्या क्यों चाह बोला। रहे हैं यहाँ पर मुस्तफा कमाल ने इतने सालों ये बात छुपाई है, यहाँ पे कोई एक्शन लिए? नहीं, मुस्तफा कमाल साहब अगर संजीदा हैं तो अब उस उनके बेटे पर जिम्मेदारी डालने की बात क्यों कर रहे हैं कि जाओ FIR कटाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरा मशवरा ये है कि मुस्तफा कमाल साहब शुड कम फॉरवर्ड और इस चीज को खुद इनिशिएट करें। हाँ जाहिर है क्योंकि वो पार्टी नहीं है तो FIR वो नहीं कटा सकते, लेकिन वो आगे बढ़ें, एक डॉसियर तैयार करें। लेकिन इस हवाले से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। उन्होंने बहुत 2-3 बातें की हैं, जरा उसको भी डायसेक्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड या बरतानवी हुकूमत जो है वो रॉ यानी बराह रास्त उसको दबाव डालती रही कि इस बंदे को या ये जो मास्टरमाइंड ऑफ द प्लान ऑफ द मर्डर ऑफ डॉक्टर इमरान फारूक, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ताकि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री मांगती रही कि भाई आप भेज दें उनको, हमारे यहाँ ऐसा ये हुआ है, इसमें ये इन्वॉल्व अच्छा, है। ये कंट्रोवर्सी आई थी तकरीबन 9-10 साल पहले, ये भी तमाम हो चुकी है। ये मैं बता दूं क्या हुआ। इसीलिए तो बुलाया सर आपको। ये एक हुआ था कि ऐसे दलित या दलित नाम के कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव थे रॉ के, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके उन्होंने किसी इंटरव्यू में या शायद किसी लाइव इंटरेक्शन में ये कह दिया था कि अल्ताफ हुसैन साहब MI6 के मेहमान हैं। यानी वहाँ की रॉ के भी नहीं, MI6 वहाँ की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। MI5 जो है वो इंटरनल है और MI6 जैसे हमारे यहाँ ISI है या अमेरिका में CIA है, तो उसके मेहमान है। उनका मतलब यह था कि इस वजह से उनको कुछ नहीं हो रहा। तो मैं नहीं समझता कि ये बरतानिया में पॉसिबल है। कहीं ना कहीं सियासी हिकमत अमली की वजह से व्हाइट हाउस या बरतानवी हुकूमत हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की बातें मानती हों कहीं कहीं, लेकिन जहाँ का लीगल सिस्टम इतना शफाफ और इतना स्ट्रांग हो, वहां पर अगर मान भी लें तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं समझता कि ये बात थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौरन दलित साहब या दलित साहब जो भी थे उनकी बात सुनकर रेफरेंसेस भेजे 2 बार या शायद 2 से ज्यादा बार बरतानवी हुकूमत को कि जरा क्लियर करें कि ये क्या मामला है, क्या ये बात सही है जो रॉ के ऑफिशियल ने कही है कि ये MI6 के मेहमान है। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान अब की बात नहीं कर रहा, ये जो जब से जहाज गिराए हमने हिंदुस्तान के, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। बरसों से लेकर उस दिन तक हमारी जो सिफारतकारी है वो भारत के मुकाबले में या दीगर मुल्कों के मुकाबले में बड़ी कंफ्यूजिंग और बहुत वीक रही है। तो मेरे ख्याल है बरतानवी हुकूमत ने उसका कोई खास से तमीज़दाराना जवाब नहीं दिया या सिरे से कोई लिफ्ट ही नहीं की। मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं हूँ मैं, मुझे जहाँ तक मेमोरी मेरी काम कर रही है उनकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो ये मामला भी शेल्फ हो चुका है। अच्छा सर, ये तो बातें हो गई हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की है कि इन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया गया बानी MQM को, वो बर्थडे कॉल क्या थी और वजह क्या बनी, क्या डिटेल्स थी, जरा कुछ बताएं। भाई मामला सिर्फ बर्थडे गिफ्ट का था, वो तो और भी हो सकते थे, कई तरह के गिफ्ट हो सकते थे। आपसे नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, ये क्यों चुना गया ऐसा। देखें मेरे लिए पहली बात एक मैं कर लूं मुख्तसर सी, हुई है कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये सोचना कि बरतानिया जैसी डेमोक्रेसी में, बरतानिया जैसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस में एक आदमी किसी के कत्ल में इन्वॉल्व हो और वो इतने हाई प्रोफाइल, और स्कॉटलैंड यार्ड, मेट पुलिस
और वहाँ के एक्सटर्नल इंटरनल एजेंसीज MI6 MI5 गवर्नमेंट और उनके बड़े स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े वोकल किस्म के मिनिस्टर्स के होते हुए इन पे कोई आंच ना है, तो कोई एविडेंस नहीं है इसलिए नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बात कही क्यों गई, तो जाहिर है MQM का कोई भी लीडर के साथ कुछ भी हुआ तो जाहिर है पहला शक बानी पे किया गया। एविडेंस फिर भी कहीं नहीं मिली, ना यहाँ ना इमरान फारूक के केस में इंग्लैंड में। एक और बात कुछ उड़ती पुड़ती आई थी इमरान फारूक साहब के हवाले से कि जनरल मुशर्रफ साहब क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग थे तो उनके ख्याल में वो उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से MQM में कहीं ना कहीं जगह बना सकते थे, और क्योंकि कितने 9-10 साल उन्होंने सरबरा के तौर पे और बड़ा पॉलिटिक्स समझने लगे थे, बड़ा सफारतकारी समझने लगे थे, तो ये बातें कही गई, कुछ कही गई कुछ लिखी गई कि उन्होंने MQM में अपनी जगह बनाने के लिए शायद उनमें से एक आइडिया ये भी था कि शायद अल्ताफ हुसैन को वो रिप्लेस कर सकें। ये बातें हुई थी, ये कभी मुशर्रफ साहब ने नहीं कहा, ये ख्यालात का इज़हार किया जाता, तज्जिया किए जाते रहे कि वो लें। और अल्ताफ हुसैन साहब को ये शक हुआ, बानी MQM को, कि शायद इमरान फारूक और मुशर्रफ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है, हम बात करते हैं डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस की, लेकिन कभी भी ये बात सामने नहीं आती कि दोनों के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, कि मकसद क्या था, इशू क्या था, कि जो अगर सपोज कर लिया जाए मुस्तफा कमाल बात जो कर रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई तो मोटिव होना चाहिए अल्ताफ हुसैन के पास भी, कि अगर ये कत्ल हुआ है और एज अ बर्थडे गिफ्ट उनको मिला है तो क्यों मिला है। तो क्या इसको जो मुशर्रफ साहब के हवाले से बात आई है या गुफ्तगू आई है, क्योंकि उस जमाने में इशरत अली बाद भी बहुत ज्यादा करीब समझे जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के, तो डॉक्टर इमरान फारूक क्या हकीकी की तरह वो भी अलग होना चाह रहे थे, वो भी अपना एक फैक्शन बना रहे थे? देखें, इस तरह की कुछ इत्तला थी, मुस्तफा कमाल की जगह हो सकता है डॉक्टर इमरान फारूक भी लंदन में थे और अल्ताफ हुसैन साहब भी, इन दोनों के दरमियान कुछ फासले शायद कहा गया कि वैसे नहीं रही इंटरेक्शन जैसे हुआ करती थी। रही बात किसी स्पेसिफिक इख्तलाफ की या एक दूसरे से दूर होने की कोई किसी वाज़ेह वजह की, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है तो डॉक्टर इमरान फारूक MQM के जो लीडरान हैं उनमें ये समझ लें कि एक मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स, और लिटरेरी हवाले से और तंजीमी हवाले से, इंटेलेक्चुअल हवाले से उनकी जो इनपुट थी MQM को बनाने की और MQM को चलाने की, वो इंतहाई गैर मामूली थी। वो किताबें लिखते थे, उनके लेक्चर्स प्रिंट होके आते थे, और कुछ चीज़ें हमने भी पढ़ी। एक बार ज़मीन के नाम से उनकी एक किताब आई थी, बहुत तफसील से नहीं, लेकिन एक चंद पेजेस की एक किताब थी जिसमें उन्होंने ज़मीन की, यानी किसी कम्युनिटी के लिए ज़मीन की अहमियत, क्योंकि MQM पे ये भी तो इल्ज़ाम लगता रहा है ना कि भाई आप तो एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने इस तरीके से उसको बड़े साइंटिफिकली, हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव में अपने तनाजुर में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो वो एक बेसिकली इंटेलेक्चुअल आदमी थे, okay. और एक तंजीमी आदमी थे। वो कहाँ पर किस तरह क्या करना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है या एक तजिया आ रहा है जहन में कि अगर मुस्तफा कमाल आज एक सरबराह है नई पार्टी के और फिर बाद में अब जम हो गई दोबारा, अगर ऐसा ना होता तो शायद यकीनी तौर पे जिस तरह से आपने बयान किया इमरान फारूक जो है वो सरबराह होते किसी नए फैक्शन का। ऐसा पॉसिबल हो सकता था। बड़े लीडर, उनका प्रोफाइल बहुत हाई था। ये तमाम जितने लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं, इन सब के मुकाबले में विद इन पार्टी डॉक्टर इमरान फारूक का जो स्टेचर था वो बहुत हाई था। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने स्कॉटलैंड यार्ड की भी काफी सारी हमें बात बताई। मैं यहाँ दोबारा जिक्र करूंगी शुमाइला फारूक और उनकी फैमिली के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि जब स्कॉटलैंड यार्ड ने अगर वाकई मुस्तफा कमाल की, अगेन मैं बोलूं, सपोज करते हैं कि ये बात सही है, और तो क्या आपको लगता है कि यूके पुलिस ने जाके उनको कहा होगा कि भाई वी डिडंट फाइंड एनीथिंग एल्स, और हमें ये भी पता है कि जो भी रीजंस हैं यही था या नहीं था, लेकिन हम उन पर कुछ नहीं कर सकते। बाद में उनका एक स्टेटमेंट आता है शुमाइला फारूक का कि उन्होंने हिंट दिया है कि जो किलर्स हैं वो विद इन द पार्टी हैं।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वॉज शी रेफरिंग टू MQM पाकिस्तान और MQM लंदन? देखें, उनकी जो वाबस्तगी के बारे में जो डिटेल आई है वो तो MQM लंदन के हवाले से आई है, यानी पुरानी जो ओरिजिनल MQM है, मुत्तहिदा जब तो एक ही थी 90 वाली। हाँ, अब आगे की कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन आई थिंक वो तो लंदन से ही वाबस्ता है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने देखा कि जो MQM पाकिस्तान है, ठीक है, अब हम PSP को भी देख रहे हैं, सब जम हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तलाफात नजर आते हैं। आपको नहीं लगता कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद MQM पाकिस्तान के चेयरमैन जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनको आकर बताना चाहिए था या एक पार्टी स्टेटमेंट रखनी चाहिए थी, अपनी आवाम को एतमाद में लेना चाहिए था कि ये मामलात जो हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ एक शख्सी स्टेटमेंट है, ये पार्टी मौकिफ नहीं है? क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त काफी अरसे से ये मामला चल रहा है कि MQM के जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, जो चीदा नाम है, वो अपने तौर पे स्टेटमेंट देते रहे, और उसमें अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगर अगेन टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ MQM, APMSO के बैकग्राउंड के तनाजुर में आप देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी बड़ी वैल्यू है और रही है एक ज़माने में, और जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो भी पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके जहन में कहीं से भी ये बात आई होगी कि इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या इस पर कोई किसी रिएक्शन का इजहार करना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये तवक्का करता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि वो इस सारा जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो पेचीदियाँ हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए गए बयानात भी हैं, किए गए इजहार भी हैं, तो उसमें मेरे ख्याल है कि पढ़ने से खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसा आदमी यकीनन गुरेज करेगा। हाँ। लेकिन खामोशी भी सियासत में सर पैगाम समझी जाती है। आपको क्या लगता है फिर MQM पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है सर? देखिए, मुझे तो अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगी तो अब तो आपको पता ही है कि पहले वोट की अहमियत हुआ करती थी, अब वोट की मुझे लगता है कि शायद जिस तरह की हमारे आसपास लोग बातें करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वोट का भी कोई इतना कंट्रीब्यूट करता है किसी को इलेक्ट करने में। नहीं सर, मैं उस नंबर्स की बात नहीं, मैं सियासी साख की बात कर रही हूँ। कराची की एक नुमाइंदा जमात है। MQM की हमेशा से जो एक वैल्यू रही है गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट गिराने में, मुझे लगता है कि उससे तंग आकर तमाम दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और जो बहुत अहम किस्म के अनासिर जो उनके करीब हैं, तो वो भी शायद तंग आ गए इस चीज से, इस MQM की इस वैल्यू से। आप उनके तनाजुर में न्यूसेंस वैल्यू कह लें इसे। ऑलराइट, आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया है, तो उससे एक सवाल पैदा हो रहा है, वो ये कि 92 के बाद अभी हमने देखा कि उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर उससे पहले भी हकीकी जो है उसका मंजर आम पे आ गई थी। 2016 में पैटर्न है कि अगर पाक सरजमीन आई है तो 2026 आ गया है, 10 साल पूरे हो गए। क्या मुस्तफा कमाल का टेन्योर खत्म हो गया है जिनको लाने वालों की तरफ से, तभी उनको एक नर्वस है, फिक्र है, लाहक है उनको? क्या दोबारा MQM लंदन से राब्ते शुरू हो गए? देखें, अपनी वैल्यू को इंटैक्ट रखने के लिए एक तरीका ये तो होता है कि मासेस से आप कनेक्ट रहें, और उसका एक तरीका पॉलिटिशियंस के पास यही है कि मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, न्यूज़ टॉक के जरिए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहें, लाइमलाइट में रहें और मीडिया गेज हासिल करते रहें। लेकिन ऐसा बहुत से लोग कर रहे होते हैं, तो फिर मुकाबला ये होता है कि अहम बात, चौंकाने वाली बात कौन करता है। तो शायद ये एहसास हो उनको। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई मकसद ना हो, और शायद सिर्फ यही हो। लेकिन ये जो लाइमलाइट की आपने बात की है, अगर ये वाकई PR एक्टिविटी या स्टंट था, टेन्योर के पूरा आने वाली बात आपने बड़ी मजे की है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, कुछ तो अच्छा लगा आपको। लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं कि अगर ये लाइमलाइट के चक्कर में अगर वो कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जो रिस्पांस आया वो तो बड़ा ही नेगेटिव आया। ठीक है, अब वही वाली बात है, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। नेगेटिव ये एक चीज है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों ने देख लिया,
के बात पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। देखिए वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, शायद और भी जगहों पे, कि वो चीज भी बहुत ज्यादा देखी जाती है जो जिसको लोग पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करता, ये शायद कोई एक है साइकिक इशू। तो अच्छा, दूसरा एक और अहम सवाल है, अभी जैसे मैंने कहा कि उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो क्या ये सियासी प्रोजेक्ट बदलेगा कराची की सियासत में? थोड़ा सा स्पेसिफाई करें अपने सवाल। सियासी प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली पीएसपी के बाद कराची पे, सूबों पे भी बात देखिए होती है। कराची की रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉब्लम तो है सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए। जो जो इदारा और जो जो इंडिविजुअल अहम रोल प्ले करता है इस मुल्क को चलाने में, इसका इंतजाम संभालने में, सियासी और दीगर उम्र, आप जो भी समझ लें मेरी बात का मतलब, सियासतदान हो सकते हैं वो, और वो सिविल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। जाहिर है हमारे यहाँ कई बार हुकूमत रही है, फौजी हुकूमत रही है, अयूब खान या खान, और फिर मुशर्रफ, तो जाहिर है वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट तो है। तो कराची की रिप्रेजेंटेशन एक सवालिया निशान है, और वो इसकी वजह से ये एक फिक्र की बात है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसके बारे में मेरे ख्याल है कि कोई ना कोई फैसला किया जाएगा, और उस फैसले का नतीजा क्या होगा वो एक यूनाइटेड एमक्यूएम की सूरत में इमर्ज होगा, या कोई पैरेलल कोई पार्टी या कोई ग्रुप लाया जाएगा, या पैदा होगा, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल जो सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही है ओवरऑल पूरे सूबे के हवाले से, और पूरे सूबे में देखें फ़र्क करना ठीक नहीं है, हैदराबाद में, कराची में, या हैदराबाद लाड़काने में, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि बड़ा शहर है कराची, कितना 2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो है, और स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह के, एजुकेशनल। तो यहाँ पर हलचल जो है जाहिर है कि पूरे मुल्क में हलचल का सबब बनती है, और ख़ास तौर पे मुल्क चलाने वालों के लिए भी। तो कुछ ना कुछ तो होना है मौजूदा कारकर्दगी देखते हुए। कुछ गुनसुन भी हैं, कुछ गुनसुन भी है। अच्छा, एक गुनसुन, एक तो होता है गुनसुन, बड़ा आसान है, कुछ गुनसुन है ये कह देना, लेकिन एक नई टर्म आई है, गुनसुन, गुनसुन चुप, यानी अच्छा। गुनसुन तो है लेकिन चुप। अच्छा, तो टाइम कब आएगा, ये चुप्पी कब फूटेगी? अब देखें, ये खामोशी तोड़ने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं तो सोच रहा हूँ कि होना क्या है, मुझे तो नहीं पता। मैं सोचूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि कोई रिजल्ट सामने आए, लेकिन अच्छा हो। देखिए रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। अभी अगर आप ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पूरे सूबे में डेवलपमेंट के हवाले से खास तौर पे ठीक नहीं है, तो फिर अगर कोई रिप्लेसमेंट आना है तो वो बेहतर होना चाहिए, वरना किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही क्या है कौम को, जो भुगत रही है भुगतती रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नुसरत अमीन साहब मौजूद थे। बहुत सारे सवालात हमने रेस किए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि आजकल कहा जा रहा है कि अभी मत बोलो, अभी चुप रहो, एक प्रॉपर वक्त आएगा जिसमें बात की जाएगी। काफी दिनों से पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी है, और हर कोई एक खला जो है उसकी निशानदही कर रहा है। कहीं सुहेल वड़ाइच साहब वंडर बॉय का जिक्र करते हैं, और उसी दौरान हमें नजर आता है कि इकरारुल हसन भी अपनी सियासी पार्टी का एक ऐलान करने जा रहे हैं। दूसरी जगह जब ये खबर आती है कि मुस्तफा कमाल को शदीद गुस्सा आ रहा है, और वो तमाम तर बातें और इल्जामात जो हैं वो बानी एमक्यूएम यानी कि अल्ताफ हुसैन पे लगा रहे हैं। क्या उनको डर है कि वो रिप्लेस होने वाले हैं? क्या उनको डर है कि एमक्यूएम लंदन दोबारा से कराची की बागडोर संभालने आ रही है? ये तमाम तर बातें लोगों के जहनों में है, लोगों के जहनों में सवाल हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मुक्तदरा है वो ये तमाम मामलात को देखती है और संवारती भी है, और हमेशा हम लोग को हर सोशल मीडिया के दिनों में ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, सवाल तो मैंने उठाए हैं, जवाब इसी साल मिलेंगे। नए साल में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कराची वालों को, और कराची की नुमाइंदा जमातें जो भी हैं सियासी, उन तमाम सर सवालों के जवाब, और ये गम गुस्सा, और ये जो एक मैं कहूंगी कि जो शिकवे भरी एक सियासी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर अवाम और शहरियों के लिए कुछ इसी तरीके से गम गुस्सा और दबाव या सियासी इंतशार से बचाने के लिए कराची के मसलों के हवाले से अगर बात उठाई जाती, जिसमें K4 का मंसूबा, सड़कों की मरम्मत और लोकल बॉडीज के हवाले से कराची के जो मसले हैं, अगर वो डिमांड किए जाते, तो शायद
कराची वाले मुस्तफ़ा कमाल का साथ देते। इसी बात के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।